गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 और उसके तीसरे पाठ के बारे में। पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़ी पंक्ति का भाव है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर हे ईश्वर हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो पाठ है, लेखिका इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहती है कि यात्राओं से मनोरंजन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। लेखिका जब महानगरों के भागम भाग और उसकी जीवन शैली से ऊब जाती है तो वे दूर यात्राओं पर चल पड़ती है। इन्हीं यात्राओं के अनुभव को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। इस लेख में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। लेखिका गंगटोक शहर में तारों से भरे आसमान को देख रही थी। उस रात मानो वे ऐसे सम्मोहित हो गई थी कि वे अपनी आत्मा में भाव शून्य हो जाती हैं। वे मंद स्वर से नेपाली भाषा में सुबह की प्रार्थना करने लगती है। लोगों ने सुबह युमथांग को जाना था। यदि वहां का मौसम साफ हो तो गंगटोक से हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। मौसम साफ होने के बावजूद भी आसमान में हल्के हल्के बादल थे, इसलिए लेखिका को कंचनजंगा पिछले साल की तरह साफ दिखाई नहीं दी। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। उन लोगों के गाइड कम ड्राइवर का नाम जितेन नार्गे था। युमथांग का रास्ता घाटियों और फूलों से भरा था। रास्ते में उन्हें एक जगह पर सफेद बोध पत्रिकाएं लगी दिखाई दी। ये पत्रिकाएं अहिंसा और शांति की प्रतीक हैं। जितेन नार्गे ने बताया कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो किसी पवित्र स्थल पर 108 सफेद बोध पत्रिकाएं फहरा दी जाती हैं, जिन्हें उतारा नहीं जाता। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ होने पर भी रंगीन पत्रिकाएं लगाई जाती हैं। जितेन नार्गे की जीप में दलाई लामा की फोटो लगी थी। जितेन ने बताया कि कभी लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इन लोगों ने रास्ते में एक घूमता हुआ चक्कर भी देखा, जिसे धर्म चक्कर के नाम से जाना जाता है। वहां रहने वाले लोगों का विश्वास था कि उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आस्था, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य सब एक जैसे हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वहां से बाजार, लोग, बस्तियां आंखों से ओझल होने लगे। घाटियों को देखने पर सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। पहाड़ियों ने विराट रूप धारण कर लिया था। पास से उनका वैभव कुछ अलग ही नजर आ रहा था। गुड मॉर्निंग। धीरे धीरे रास्ता अधिक घुमावदार होने लगा था। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे किसी हरियाली वाली गुफा के मध्य से गुजर रहे हों। सब यात्रियों पर वहां के हसीन मौसम का असर हो रहा था। लेखिका अपने आसपास के दृश्यों को चुप रहकर अपने अंदर समा लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी से साथ चलती आ रही तिस्ता नदी का सौंदर्य आगे बढ़ने पर और भी अधिक निखर गया था। वे उस नदी को देखकर रोमांचित हो रही थी। वे मन ही मन हिमालय को सलामी देती हैं। सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीप रुकती है। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लगते हैं। लेखिका आदिम युग की अभिषिक्त राजकुमारी की तरह झरने से बह रहे संगीत को आत्मलीन होकर सुनने लगती है। उन्हें लगता है जैसे उन्होंने सत्य और सौंदर्य को छू लिया है। झरने का पानी उनमें एक नई शक्ति का एहसास भर रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनके अंदर की सारी कुटिलता और बुराइयां पानी की धारा के साथ बह गई हैं। वे वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी। जितेन ने कहा कि आगे इससे भी सुंदर दृश्य हैं। पूरे रास्ते भर आंखों और आत्मा
को सुख देने वाले दृश्य थे। रास्तों में प्रकृति दृश्य पल पल अपना रंग बदल रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा हो। माया और छाया की तरह अनूठा खेल लेखिका के जीवन को रहस्य समझा रहा था। पूरा वातावरण प्रकृति के रहस्यों से भरा था जो सबको रोमांचित कर रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप रुकी। जहां जीप रुकी वहां लिखा था थिंक ग्रीन। वे ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था। सभी एक साथ लगातार उन दृश्यों को देख रहे थे और लगातार बहते झरने, नीचे पूरे बेग से बहती तीस्ता नदी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे, धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों को चारों ओर बिखेर रही थी। इस प्राकृतिक वातावरण को देखकर ऐसे लग रहा था कि हमारा अपना अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ बह रहा है। ऐसा सौंदर्य जीवन में पहली बार लेखिका ने मानो देखा हो। लेखिका को लग रहा था कि उसका अंदर बाहर सब एक हो गया है। उसकी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंच गई लगती है। मुंह से सुबह की प्रार्थना के बोल निकल रहे थे। अचानक लेखिका का इंद्रजाल टूट गया। उन्होंने देखा कि एक सौंदर्य के मध्य कुछ औरतें बैठी पत्थर तोड़ रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतना सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मल दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। ऐसा लग रहा था कि श्रम साधना के साथ चल रही थी। एक कर्मचारी ने बताया कि यहाँ पहाड़ियों की मौत भी हो जाती है और वे मौत की परवाह नहीं करते और पहाड़ों के रास्तों को चौड़ा बनाते हैं। कई बार तो काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों में डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। उन लोगों की स्थिति को देखकर लेखिका को लगा कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। मजदूरों के जीवन में आंसू, अभाव और यातनाएं, इन सब का अस्तित्व है। लेखिका की सहयात्री मणि और जितेन ने उनको देखा कि लेखिका गमगीन है तो उन्होंने उनसे कहा कि ये हमारे देश की आम जनता है, इसे वे लोग कहीं भी देख सकते हैं। लेखिका उनकी बात सुनकर चुप रही, परंतु मन ही मन सोचती रही कि ये लोग अपना सब कुछ लगाकर समाज को कितना कुछ देते हैं। वे लोग इस कठिन स्थिति में भी खिलखिलाते रहते हैं। वे सब लोग वहां से आगे चलते हैं। रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ आसपास 1 या 2 ही स्कूल हैं। वे बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा था। रास्ता तंग होता जा रहा था। जगह जगह सरकार की चेतावनियों के बोर्ड लगे थे कि गाड़ी धीरे चलाइए। सूरज ढलने पर पहाड़ी औरतें और बच्चे गाय चराकर घर लौट रहे थे। कुछ के सिर पर लकड़ियों के गट्ठरे थे। शाम के समय जीप चाय के बगानों से गुजर रही थी। बगानों में कुछ युवतियां सिक्किम परिधान पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। उनके चेहरे पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी दमक रही थी। चारों ओर इंद्रधनुष के रंग की छटा बिखेर रही थी। और युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतार कर तीस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। उस वातावरण में अद्भुत शांति थी। ऐसे लग रहा था जैसे प्रकृति अपनी लय, ताल और गति में कुछ कह रही है। इस सफर ने लेखिका को दार्शनिक बना दिया था। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथी भी नाचना और गाना आरंभ कर दिया था उन्होंने। लेखिका की सहयात्री मणि ने बहुत सुंदर नृत्य किया था। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब है। लेखिका वहां बर्फ देखने की इच्छा रखती थी, परंतु वहां पे बर्फ का नामो निशान नहीं था। वे लोग उस समय समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पे थे।
एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गई थी। कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए ये अब तक सबसे प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जितेन अंदाजे से गाड़ी चला रहा था। वहां का सारा वातावरण बादलों से घिरा हुआ था। जरा सी भी सावधानी अगर बरती ना गई तो कोई भी घटना घट सकती थी। थोड़ी दूर जाने पर मौसम साफ हो गया था। मणि कहने लगी, ये स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाव देखने योग्य था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। जितेन कहने लगा कि ये बर्फ रात को ही पड़ती है। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे चारों ओर चांदी फैली हो। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। बर्फ को देखकर सभी झूमने लगे थे। लेखिका का मन बर्फ पर चलने का हो रहा था, परंतु उसके पास बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका फोटो खिंचवाने की अपेक्षा वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि वहां के वातावरण ने ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। ये हिमशिखर पूरे एशिया को पानी देते हैं। प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती हैं। प्रकृति का ये जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिमशिखरों का हम पर ऋण है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी। फौजी कड़कड़ाती ठंड में अपने आप को कष्ट देकर हमारी रक्षा करते हैं। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई थी। बैसाख के महीने में वहां बहुत ठंड थी। वे लोग इस महीने की ठंड को किस तरह झेलते होंगे। वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। वास्तव में ये फौजी आज के अपने सुख को त्याग कर हमें शांतिपूर्ण कल का निर्माण करते हैं हमारे लिए। वे लोग वहां से वापस लौट आए। ह्यूमथांग की पूरी घाटियां जो है वो फूलों से खिली थी। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। उसने आगे बताया कि उसने तो कुत्तों का मांस भी खाया है। सभी को जितेन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लेखिका को लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। उसने पठारी इलाकों की भयानक गरीबी देखी है। लोगों को सुअर का दूध पीते हुए भी देखा था। यूमथांग वापस आकर उन लोगों को वहां सब फीका फीका सा लग रहा था। वहां के लोग स्वयं को प्रदेश के नाम से नहीं बल्कि भारतीयों के नाम से पुकारे जाने पर पसंद करते हैं। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। ऐसा करके वहां के लोग बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। ये सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों का भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदी पर प्रभाव पड़ता है। लौटते हुए जितेन ने कई और महत्वपूर्ण जानकारियां दी उन लोगों को। रास्ते में उसने एक जगह दिखाई और उसके बारे में बताया कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवताओं का निवास है। जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उसने बताया कि वे लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। वे लोग गैंगटॉक को गंतोक बुलाते हैं। गंतोक का अर्थ है पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों में टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को लगता है कि मनुष्य कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी का सार।